हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट। जैसा कि आपने थंबनेल्स में देखा ही है, आज हम भारतीय संविधान के एक और महत्वपूर्ण पहलू यानी कि अनुच्छेद 32 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, आपके अधिकारों का रखवाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। सबसे पहले कुछ सवाल। क्या आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा? अनुच्छेद 32 कैसे हमारे अधिकारों की रक्षा करता है? तो आइए हम इन चीजों के बारे में देखेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनकी रक्षा की बात की गई है। तो वो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो अब देखते हैं संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A और 22 में की गई है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 23, 24 में की गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में की गई है। पांचवा है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस आर्टिकल की हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 32, वो खुद ही एक मौलिक अधिकार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करता है। आइए पहले देखते हैं कौन सी रिट है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेवियस कॉर्पस। इसको आप याद रखिएगा, एक लाइन में यू मे हैव द बॉडी, इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण हेवियस कॉर्पस रिट क्या है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है और यदि वह विधि सम्मत नहीं है तो वह बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट होती है वो लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निवारक नजरबंदी की स्थिति में भी जारी की जा सकती है। ये गुलाम सरवर केस में इसके बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट निवारक नजरबंदी की स्थिति में भी जारी की जा सकती है। और ये ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि हेवियस कॉर्पस केस एपीएम जबलपुर केस 1976 के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय यह निर्धारित किया कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी निलंबित हो जाता है और इसीलिए आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जाएगी। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित नहीं किए जाएंगे। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार कर लिया कि एडीएम जबलपुर केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय एक गलत निर्णय था। यहाँ पर हम आपको बताते चलें, जैसे कि वो पहली रिट थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद ये केस था हेवियस कॉर्पस केस, इसको एपीएम जबलपुर केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राष्ट्रीय आपात के समय पर आपके जो जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ये निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये संशोधन करके संविधान में डाल दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित नहीं होंगे। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट रिट है परमादेश यानी कि मैंडमस।
जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी चर्चा इसमें की गई है। परमादेश यानी कि मैंडमस वी कमांड, इसको आप याद रख सकते हैं। क्या है ये रिट, आइए देखते हैं। परमादेश रिट लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होती है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट थी वो लोक अधिकारी और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती थी, और यहाँ पर सिर्फ लोक अधिकारी के विरुद्ध। आगे क्या है, लोक अधिकारियों में भी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपवाद है, यानी कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध इसको जारी नहीं किया जा सकता। परमादेश रिट के द्वारा न्यायालय किसी लोक अधिकारी को विधि के द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। नेक्स्ट रिट है प्रतिषेध रिट, यानी कि प्रोविजन, जिसे हम टू फॉरवर्ड कहते हैं। आइए देखते हैं। प्रतिषेध रिट न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होती है। प्रतिषेध रिट के द्वारा न्यायालय किसी न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था को क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्यवाही करने से रोकती है। ठीक है, इसका सीधा सीधा उदाहरण हम देते हैं, जैसे कि राज्य के हाई कोर्ट होते हैं, वो अपने उनका क्षेत्राधिकार होता है, इतने निर्णय को सुन सकते हैं। अगर कोई जैसे यूपी का हाई कोर्ट है और केरल के हाई कोर्ट के मामले सुनने लग जाए इत्यादि, इन चीजों से संबंधित ये रिट है। फोर्थ है उत्प्रेषण यानी कि सर्टियरी रिट, टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म। इस रिट में क्या कहा है, उत्प्रेषण रिट भी न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होती है। उत्प्रेषण रिट के द्वारा भी न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्था के द्वारा किए गए क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोका जाता है। ठीक है, दोनों सेम सेम सी लग रही होंगी, लेकिन इनमें अंतर क्या है ये भी देखते हैं हम। लेकिन प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में दो अंतर है। पहला है प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान जारी होती है, और जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति और निर्णय सुनाए जाने के बाद जारी होती है। दूसरा अंतर है प्रतिषेध रिट के द्वारा जारी कार्यवाही को रोका जाता है, जबकि उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य निर्णय को समाप्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवी रिट अधिकार प्रेक्षा यानी कि को वारंटो बाय द अथॉरिटी। इसमें क्या कहा गया है, यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिस पर गैर कानूनी तरीके से कोई लोक पद प्राप्त कर लेने का आरोप है। इस रिट के द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है, और यदि उसका दावा विधि सम्मत नहीं है तो उसे उस पद से बर्खास्त कर देगा। ये हमारी 5 रिट थी। आइए कुछ और चीजें जान लेते हैं। भारत में रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। यद्यपि संसद यदि चाहे तो अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यानी कि रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। लेकिन संसद और अन्य न्यायालय जो है उनको भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। जो हमने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करती हैं, लेकिन अगर संसद चाहे तो इन्हें भी शक्ति दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत दोनों ही 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 जो कि हमने आप पहले ही चर्चा कर रखी है 5 प्रकार की रिट, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। याद रखिए, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाएं। अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें आगे लेकिन लिखा हुआ है कि दोनों प्रकार 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। और क्या है, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार का उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकता है। यहाँ पर पहला अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। उन्हीं अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, नहीं तो आपको फिर हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों का उल्लंघन पर भी रिट जारी करता है। यानी कि एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A, इसके तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इस प्रकार हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है। यानी कि हाई कोर्ट
मौलिक अधिकारों के अलावा भी अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट यदि तथ्य सही है और सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने को बाध्य है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर तथ्य रखे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार कर लेता है और तथ्य सही है तो सुप्रीम कोर्ट को 5 रिटों में से किसी भी रिट को जारी करने के लिए बाध्य है। लेकिन तथ्य सही होने पर भी हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वह अन्य कानूनी उपचार भी सुझा सकता है। ठीक, ये थे आज की हमारी वीडियो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।